क्रांति में और अभियान में फर्क क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल तत्व है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, बिहार के लोग समझ नहीं पाए हैं। 65 के बाद बिहार की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि प्रोफेशनल्स को राजनीति में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, वह भविष्य आधारित है कि भविष्य में हम अच्छा काम कर पाएंगे। राजनेता को एजुकेशन जरूरत है कि नहीं? 15 मिनट के अंदर दारू बंदी को हटा देंगे, शराबबंदी को हटा देंगे, तो इसको कैसे देखें? सोमरस की चर्चा तो हमारे वेद में है, सोमरस की जो पूजा में भी इस्तेमाल होता था। और बिहार में प्रशांत किशोर का एजुकेशन मॉडल क्या होगा? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तेजस्वी जी और प्रशांत जी के बीच में कौन बेहतर बिहार को डेवलप कर सकते हैं? तो जब बुनियाद ही खोखला है, मिडिल क्लास को जन स्वराज का प्लेटफॉर्म कैसे उसके लिए उपलब्धि होगा यूज करना है? बिहार में हायर एजुकेशन का रियलिटी क्या है सर? कॉलेज का स्थिति क्या है सर बिहार? नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जन स्वराजी मेरा यूट्यूब चैनल। जन स्वराज प्रशांत किशोर जो अभियान चला रहा है उसमें जो अपना कंधा लगा रहा है, हमारा साथ है प्रशांत शेखर जी। ये अपना कंधा पिछले 2 साल से बिहार का बेहतरी के लिए लगा रहे हैं। इससे इंटरव्यू करके जानेंगे कि आपका प्रयास कैसे कितना हद तक सफल होगा और जन स्वराज का प्रयास बिहार में कहाँ तक सफल होगा करके। पेशे से प्रशांत शेखर जी एक प्रोफेसर है, अभी पटना में एक कॉलेज में प्रोफेसर है और ये जन स्वराज से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। इससे जानने का प्रयास करेंगे जन स्वराज में वो क्यों जुड़े हैं और प्रोफेशनल्स को यहाँ जन स्वराज में जगह है कि नहीं, इनसे पूछ के हम लोग इस इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार प्रशांत शेखर जी। नमस्कार प्रवीण जी। आप इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी धन्यवाद। सर आप अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए। हमको पता है आप प्रोफेसर है, आगे जाके आपका बचपन और कैसे जन स्वराज में आना होगा ये सब बताइए। सबसे पहले तो सभी जन स्वराजी बंधुओं को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत शेखर हुआ। मैं पिछले 10 साल से बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हूँ और लगातार जो है कि एजुकेशन क्षेत्र में मैं लगा रहा। इससे पहले भी मैं बीपीएससी की तैयारी करवाता था और इस शिक्षा से संबंधित काउंसलिंग भी मैं किया करता था टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में बिहार में जागरूकता बहुत कम है, लोगों के बीच, बहुत स्टूडेंट के बीच कम था। इसलिए मैं बहुत पहले से बच्चों को बुलाकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जो पढ़ाई कर रहे थे उनको अपने स्तर से मैं गाइडेंस भी करता था और काउंसलिंग भी करता था कि कहाँ उनके लिए कौन सा कैरियर ज़्यादा बेहतर होगा भविष्य में। तो ये मैं काम कई वर्षों से करते आ रहा हूँ। जी सर, आपको जन स्वराज, आप तो अच्छा खासा आपका कमाई भी है जी, आप अच्छा खासा सेटल्ड है लाइफ में, कोई जरूरत नहीं है किसी कहीं और जगह जाके कुछ योगदान देने का। जन स्वराज में आप क्यों जुड़े हैं सर? जी, जन स्वराज में जुड़ने का क्या जरूरत है? जी, ऐसे हम लोगों का जो है कि शिक्षण क्षेत्र में होने के साथ साथ एक समाज के प्रति भी हम लोगों ने हमेशा अपने दायित्व बोध को समझा है और इस दायित्व बोध के कारण ही अभी फिलहाल जो है कि वर्तमान में आपने जैसा कहा कि लगभग 3-4 सालों से जो है कि जन स्वराज की विचारधारा जिसमें से बन रही थी और प्रशांत किशोर जी इस मुहिम से जिस तरह से जुड़ रहे थे, तो हम लोगों की यह संकल्पना उस समय से ही इनके साथ जुड़ी हुई है कि हम भी जन स्वराज के साथ जुड़ के बिहार के विकास के लिए, बिहार के प्रगति के लिए और जो बिहार में इतने लंबे समय से जो अव्यवस्था बनी हुई है उसके सुधार के लिए अपना भी कुछ योगदान दें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जन स्वराज से जुड़कर इस पहल को, इस अभियान को में अपना योगदान दें। तो इसीलिए आपका जुड़ना ऐसे ही हो। सर, आप एक शिक्षक है, हम लोग अक्सर देखते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में जन स्वराज में बहुत बातचीत होता ही है, पर अक्सर पटना में और मुजफ्फरपुर में हमने पैदल चल के ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉलेज बच्चे जाते हैं उसमें ज्यादातर पढ़ाई नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे मतलब बाहरी गोरा पर खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बिहार में सब लोग को पता है एजुकेशन का रियलिटी क्या है। बिहार में हायर एजुकेशन का रियलिटी क्या है सर? कॉलेज का स्थिति क्या है सर बिहार? एक बार आपने जी, तो कॉलेज का मेरा बहुत लंबा अनुभव है। कॉलेज की स्थिति जो है कि बद से बदतर है। जो पिछले सालों में जो मेरा वर्तमान जो
जब से मैं कॉलेज में हूँ तब से मैं स्थिति बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं अपने शिक्षण जिस समय अपने शिक्षा के क्षेत्र में थे उस समय भी कॉलेज की स्थिति बहुत बदतर थी, लेकिन जब शिक्षण कार्य से मैंने जुड़ा उस समय मैंने देखा कि कई कॉलेज बिल्डिंग तो है, भवन तो है बनी हुई हैं, और उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वह मिला जुला कर ठीक है, मतलब पर्याप्त नहीं है लेकिन मिला जुला के ठीक है, लेकिन वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था कोई नहीं है। जैसे बिल्डिंग है, सरकार की नीति है कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, भवन नहीं दिखेगा, तब तक आपको एफिलिएशन नहीं दी जाएगी। तो जो कॉलेज बनाने वाले हैं वो उस तरह की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो पढ़ाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। उनके यहाँ स्टूडेंट तो हैं, छात्र हैं, क्योंकि पैसा देकर वह एडमिशन लेते हैं वहाँ पे जाके, लेकिन पढ़ाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो शिक्षक होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वह शिक्षक उपलब्ध नहीं है। जहाँ 30 शिक्षकों की जरूरत है, बीएड कॉलेज वगैरह में जो हम देखते हैं तो वहाँ पे डीएलएड भी होता है, बीएड भी होता है, एक ही कॉलेज कैंपस में बीएड डीएलएड दोनों ही होता है। तो उसमें मिनिमम जो टीचर है, एक जो बनाया गया है प्रावधान टीचर की संख्याओं का, तो उसमें 31 टीचर चाहिए, और किसी भी कॉलेज में आप जाकर देख लें तो आपको केवल चपरासी और किरानी ही मिलेंगे, टीचर नहीं मिल पाएंगे, बहुत कम मात्रा में 2 से 3 टीचर मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूरा कॉलेज। तो फिर आप प्रश्न यह करेंगे तो फिर कैसे हो रहा है? जो इंस्टीट्यूशन में जो एफिलिएशन उसको दिया गया है वह किस आधार पे दिया गया है? तो वह सारा चीज जो है पेपर पे होता है, पेपर पे 30-31 लोगों का नाम होता है, उनका डिजिग्नेशन होता है, और वह पेपर काउंसिल को भेज दिया जाता है। जैसे बीएड कॉलेज में आप देखेंगे तो एनसीटी एक काउंसिल है जहां सारा जो है वह वहां से एफिलिएशन लेना पड़ता है, तो सारा पेपर वर्क करके उसको भेज दिया जाता है, और वो लोग आते हैं केवल एक दिन के लिए, अपना देख लिए, सारा व्यवस्था देख लेते हैं और वो लिस्ट से देख लेते हैं वो टीचर वहां पे है कि नहीं, वह भी वो ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं, और बाद में जब चले जाते हैं तो सारी व्यवस्था जो है वही पेपर पे चलता है, वही चलता है। बिल्कुल, तो इसका वजह से कहीं ना कहीं मतलब कॉलेज का जो व्यवस्था है कमजोर हो चुकी है सर बिहार। बिल्कुल सर, और जो गवर्नमेंट के हाथ में जो नियंत्रण का जो शक्ति है वह शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सारा नियंत्रण जो है अंततः गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है, सरकार के हाथ में ही होता है। जो भी संस्था काम करती है वो सारी संस्था की निगरानी गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट कमजोर होने के कारण ये सारी संस्थाएं कमजोर है। सही बात कि कोई भी निगरानी समिति ऐसी नहीं बनी है या कोई निगरानी का कोई तरीका नहीं है जिसमें समय समय पर जाके उसका निरीक्षण किया जाए कि वास्तव में जो व्यवस्था दी गई है वह व्यवस्था है कि नहीं। और सरकार की तरफ से आप देखेंगे साल दर साल फीस बढ़ा दी जाती है और व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, कुछ जो तरीका है उसमें ढंग से कुछ काम हो नहीं रहा है। और इससे यह हम लोगों को संदेह होता है कि जो फीस बढ़ाया जाता है उसकी कुछ हिस्सेदारी अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट के तंत्र को भी जाता है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के तंत्र को उसकी हिस्सेदारी मिले हुए अव्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। तो ये अव्यवस्था देखने के बाद सब लोगों को यह महसूस होता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के बीच ऐसी साठगांठ है जिसके कारण यह अव्यवस्था नियंत्रण से बाहर चल रही है। सर आप एक हिस्ट्री का टीचर भी रहा और साइंस का भी टीचर रहा। प्रशांत किशोर जी बार बार बोलते हैं भाई ये अभियान जो हम लोग चला रहे हैं जन स्वराज अभियान, ये क्रांति नहीं है, ये अभियान है। क्रांति में और अभियान में फर्क क्या है? देखिए, गांधी जी जिस समय अपना आंदोलन चला रहे थे तो उसमें सत्याग्रह हुआ करते थे। इसका मतलब कि किसी भी आंदोलन में सत्य के द्वारा आग्रह किया जाता था। उस समय अंग्रेजी शासन होते थे, तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के अंदर ही कई ऐसे समूह कार्य कर रहे थे जो गरम दल भी थे और नरम दल भी थे। तो गरम दल अपने तरीके से काम कर रहे थे, नरम दल अपने तरीके से काम कर रहे थे। और आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस संगठन का गठन 1885 में भी हो चुका था, और गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वो बाद में आए। जैसे पहले अफ्रीका में थे, अफ्रीका से फिर 15 में वह उनका जो है कि आगमन भारत के अंदर होता है। भारत के अंदर जब आते हैं तो यहाँ के आंदोलन के विषय में वह समझने का प्रयास करते हैं। तो उनको यह महसूस होता है कि नहीं, अंग्रेज से हम प्रत्यक्ष लड़ाई करके हम स्वतंत्रता कायम नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता हम नहीं हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक सत्याग्रह का
रास्ता अपनाना होगा। समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से अंग्रेज अंततः हमारी बातों को समझेंगे और हमारी मांगों को मांगेंगे। इसलिए निरंतर वह सत्याग्रह का ही मार्ग पे वो चलते रहे। वही स्थिति हमारी जनसुराज की भी है। जनसुराज भी एक अभियान के तौर पे चल रहा है, और एक ऐसा अभियान है जिसमें यह कोई सत्ता के विपक्ष में लड़ाई नहीं है। सत्याग के लिए हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं और न सत्ता से लड़ाई कर रहे हैं। सत्ता से भी नहीं। हमारी अभियान का उद्देश्य है कि हम बिहार के लोगों को जागरूक करें कि लगभग 76 वर्षों से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल तत्व है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, बिहार के लोग समझ नहीं पाए हैं। तो इसको समझाने की प्रयास हमारे जनसुराज के माध्यम से चल रहा है। सही बात जी सर। अभी आप हिस्ट्री का भी टीचर रहा सर, बिहार में अगर हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगा कि बिहार का पतन कहाँ से हुआ और क्या क्या चीज का वजह से हुआ करके। आप किस पॉइंट को देखते हैं सर? मतलब क्या वो पॉइंट है जो बिहार को नीचे गिरने में बहुत मतलब ये किए, मतलब इम्पोर्टेंट ये रहा सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है प्रवीण जी। तो इसमें सर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद तो पूरे भारत की स्थिति एक तरह से समान थे, और वैसी उस समय जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए थे उस समय बिहार की लगभग स्थिति ठीक थी। उस समय की अगर तुलनात्मक अगर देखें तो पूरे राज्य की अपेक्षा बिहार की स्थिति ठीक थी। आप शिक्षा में भी व्यवस्था देखें, शिक्षा की व्यवस्था देखेंगे उस समय ठीक थी, आर्थिक स्थिति भी कुछ मिला जुला कर ठीक थी। बंद अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर रहे थे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह ठीक थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी राज्य के समय जो अव्यवस्था तो थी ही, और अंग्रेजी राज्य समाप्त होने के बाद संतुलन लाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे जो है कि यह व्यवस्था और ठीक हो रही थी। लेकिन 65 के बाद बिहार की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि उसके बाद जो है कि लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रही बिहार के अंदर। जो भी संगठन, जो भी दल सरकार में आए वह बिहार के विकास के लिए काम नहीं किए, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम किए, अपने संगठन के विकास के लिए काम किए। किस तरह से बिहार का विकास हो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और अंततः हम देखते हैं कि राजद क्या लंबा समय रहा, राजद की सरकार लंबे समय तक रहे, उसमें और अराजकता का पराकाष्ठा रहा। उसमें जो है कि जंगल राज की व्यवस्था ऐसी कायम हुई और लंबे समय तक वह सरकार बिहार के अंदर बनी रही, जिसके कारण और बद से बदतर स्थिति बनी रही। उसके बाद की जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत आमूलचूल सुधार नहीं कर पाई। दिखने के लिए तो ऊपरी आवरण से लगा कि नहीं व्यवस्था ठीक हो रही है, लेकिन अंदर में वही जो व्यवस्था जो है कि कायम रही। ऊपर से चादर से ढकने का प्रयास किया गया, लेकिन अंदर में लगभग वही व्यवस्था कायम रही। इनके वर्तमान सरकार के वादे और इरादे दिखाने के बावजूद वह व्यवस्था जो है कि प्रत्यक्ष रूप में अब लोगों के सामने आ गया कि जो राजद की स्थिति थी वही वर्तमान सरकार की स्थिति अभी बनी हुई है। वो मतलब प्रशांत जी बोलते हैं वो मतलब अपराधी का जंगल राज है, और अभी नीतीश कुमार को जो राज है ये अफसरों का जंगल राज है करके प्रशांत जी बोलते हैं सरल रूप में। जी सर, अभी हम ये डिस्कस करेंगे सर, जैसे प्रशांत जी बोलते हैं यहाँ कुछ 1300-1500 परिवार के लोग ही पूरा सत्ता को चला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बदलाव का जरूरत है। सही में बिहार में राजनीतिक बदलाव जरूरत सही में बिहार में राजनीति का बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसा प्रशांत किशोर जी कहे हैं, तो प्रशांत जी के विषय में यह सब लोगों को पता है कि उनका अनुभव लंबे समय का रहा है, लगभग 10-12 सालों का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, और उन्होंने राजनीतिक अनुभव ही नहीं पाया, उस राजनीतिक अनुभव पर उन्होंने सरकार बनाई कई सरकार, जैसे केंद्र सरकार में भी उनका अनुभव के आधार पर सरकार बनी। नरेंद्र मोदी अभी भी स्थापित है, कई राज्यों में उनके माध्यम से सरकार बनाई गई। बिहार के अंदर भी नीतीश जी को प्रशांत जी का सहयोग मिला। शुरुआती जब प्रशांत जी को ऐसा लगा
कि नीतीश जी बिहार में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के बाद नीतीश जी पर भरोसा आम लोगों का ज्यादा था कि अब व्यवस्था बदलेगी। तो प्रशांत जी को भी एक भरोसा थी कि अब हम इतने राज्यों में काम कर चुके हैं, केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं, तो अपने अब राज्य में जाकर, बिहार में जाकर व्यवस्था को सही करने का हम प्रयास करें। और नीतीश जी का जो एक शुरुआती उनका जो एक वादा था लोगों के बीच कि हम बिहार को सुधारेंगे, तो उनमें उनका हम साथ दें। लेकिन कुछ समय के बाद उनका मोहभंग, प्रशांत जी का भी मोहभंग हो गया नीतीश जी से, क्योंकि जो जिस तरह से वह अपने वादे को रख रहे थे जनता के बीच, उस तरह से वह काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ, काम में कहीं ना कहीं जो है कि वह लालू जी की ही छवि उनमें दिख रही थी कि कैसे जो है कि हमको मैनेज करके केवल सरकार को बना लेना है, सरकार को अपने पक्ष में रखना है और हम मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसी व्यवस्था में ही वह लगे रहे। बिहार के विकास की व्यवस्था में वह ज्यादा चिंतनशील नहीं रहे, जिसके कारण अंत में जो है कि प्रशांत जी को उनको छोड़कर अलग यह अभियान चलाना पड़ा। सर, आप एक प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल्स को प्रशांत किशोर जी भी अपना जन स्वराज अभियान में इंक्लूड कर रहे हैं। और मतलब आप कहां तक मानते हो सर, प्रोफेशनल्स को राजनीति में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? प्रोफेशनल्स जो भी हैं उनको जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स के साथ एक भविष्य का विजन होता है। जैसे आम सामान्य लोगों के पास विजन होते हैं, लेकिन उस तरह से सघनता के साथ उनका विजन नहीं होता है। लेकिन प्रोफेशनल के साथ एक विजन होता है, क्लैरिटी होता है, क्लैरिटी होती है, क्योंकि वह भविष्य को देख सकते हैं और भविष्य को देखते हुए अपनी योजना को बनाते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो हम लोगों का अभियान चल रहा है वह भविष्य आधारित है कि भविष्य में हम अच्छा काम कर पाएंगे जब व्यवस्था को बदल देंगे। और व्यवस्था जब बदलेगी तो निश्चित रूप से जो हमारी सोच है, जो हमारी संकल्पनाएं हैं कि बिहार आज तक क्यों बद से बदतर स्थिति में रहा है, तो निश्चित रूप से प्रशांत जी भी पहले प्रोफेशनल ही थे, तो इनका विजन स्पष्ट है कि हमको भविष्य में क्या करना है, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या करना है, बिहार के आर्थिक स्थिति के लिए, स्थिति को बदलाव के लिए हमको क्या करना है, एजुकेशन सेक्टर के बदलाव के लिए हमको क्या करना है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रशांत जी के विजन में क्लियरिटी है, उसी तरह से लगभग हर प्रोफेशनल के विजन में क्लियरिटी है। निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के इसलिए जन स्वराज के साथ ज्यादा प्रोफेशनल आ रहे हैं। अभी जो स्थिति दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल जन स्वराज के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं। सही बात है सर। प्रशांत जी मतलब पिछले मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर बाबू साहब सभागार में जो सभा हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछे थे सब आम जनता से, और जन स्वराज का जो कार्यकर्ता है या संस्थापक सदस्य है उनसे प्रश्न पूछे हैं कि राजनेता को एजुकेशन का जरूरत है कि नहीं। मतलब वो क्राइटेरिया रखना चाहते हैं 12वीं पास को मतलब हम अंदर लेके जाएं और उसको मौका देना चाहिए या अनपढ़ को भी देना चाहिए करके वो लोग पूछ रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार है सर? राजनेता को एजुकेशन जरूरत है कि नहीं सर? जैसा कि हमारा संविधान का जिसमें निर्माण हुआ था, उस समय इसकी अब आवश्यकता को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई थी कि यहाँ राजनीति के लिए एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन वर्तमान जो व्यवस्था अब चल रही है, लोकतंत्र की जिस तरह से विकास हो रहा है, और हम लोग 76 साल के बाद इस फिर एक बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब हम कहेंगे कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था वैसी व्यवस्था तो अभी है नहीं। अब लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे तो और वह अपने चिंतन के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे जो है विकास के लिए एक नियम बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन पूरी तरह हम ऐसा अभी भी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि किसी कारण से किसी व्यक्ति को डिग्री नहीं हासिल हो पाया, लेकिन उनके पास एक जीवन का अच्छा अनुभव है, समाज का अनुभव है। अगर वह उनके अंदर ऐसी सोच है कि समाज के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, तो उनका भी स्वागत है। निश्चित रूप से वह भी राजनीति में आ सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी प्रशांत जी बार बार बोल रहे हैं हम जब सरकार में आएंगे, जब जन स्वराज सरकार में आएंगे 15 मिनट के अंदर दारू बंदी को हटा देंगे, शराब बंदी को हटा देंगे। तो आप एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते इसको कैसे देखते हैं सर? शराबबंदी बिहार से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नशा तो समाज के लिए एक कलंक है ही, तो इस पे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो
शराब जो बंदी हुआ, वर्तमान सरकार के माध्यम से जो शराब बंद किया गया, वह शराबबंदी सफल नहीं रहा। यह बिहार के आम लोग समझ चुके हैं कि यह व्यवस्था जो है कि केवल तंत्र को जो भ्रष्ट तंत्र है उसको और जड़ जमाने के लिए और विकसित करने के लिए एक यह शस्त्र दे दिया गया है कि आप इसके माध्यम से और अपनी चीजों को आप मजबूत कर लीजिए। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि नियम तो बना दिया गया, कानून में संशोधन कर दिया गया, प्रशासन के स्तर पे जो है कि शराबबंदी घोषित कर दी गई, सरकार के स्तर पे इसको नियम को व्यापक रूप से लागू कर दिया गया, लेकिन यह नियम भारत में अभी भी, बिहार के अंदर अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। क्योंकि हर जगह अभी भी शराब मिल रहे हैं। और उस समय जब बंदी नहीं था, उस समय जो शराब की कीमत 200 रुपए थी, अभी वह लगभग 500 से 800 के बीच वह मिल रही है। और उसकी क्वालिटी भी निम्नतर स्तर का है। जैसे उस समय जो शराब पीकर लोग जो मृत्यु होती थी, उससे कहीं ज्यादा अभी हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह सफल नहीं रहा। इसका दूसरा पक्ष हम देखते हैं तो जो राज्य को जो है इससे जो संसाधन मिलते थे शराब के माध्यम से जो उसका ये रेवेन्यू आता था, तो उसमें कमी हुआ। तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ। एक जनता जो है कि वो उससे घटिया शराब भी पी रहे हैं, नशा भी पी रहे हैं, और नशा का कई विकल्प भी आ गया। शराबबंदी के बाद नशा का कई विकल्प आ गया, उस पर सरकार रोक भी नहीं लगा पा रही है। तो यह एक असफल एक कानून बनाया गया इस माध्यम से। तो अगर सफलता के साथ अगर इसको व्यवस्थित रूप से, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं तो शराब को कभी इस तरह से प्रतिबंध नहीं किया गया। पूरे सोमरस की चर्चा तो हमारे वेद में है, सोमरस की जो पूजा में भी इस्तेमाल होता था, और उसको जो है कि त्योहारों में हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो नशा का इस तरह से प्रतिबंधित कभी नहीं किया गया, भारत के अंदर भी नहीं किया गया। और प्रशांत जी तो कहते हैं कि कोई भी विश्व की ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें शराब को प्रतिबंधित करके वह विकसित हो गया हो। ऐसा तो कोई सभ्यता है ही नहीं विश्व में। और भारत के अंदर भी हमारा पुरातन वेद में भी लिखा हुआ है कि नशा की व्यवस्था उसमें भी थी। सोमरस की व्यवस्था, सोमरस क्या था, वो अभी एक मादक पदार्थ ही था, तो उस समय भी थी। लेकिन प्रतिबंध कभी इस तरह से नहीं लगाया गया था। अगर प्रतिबंध लगा भी दिया गया, अगर इसका हम अगर साइड इफेक्ट भी देख रहे थे, तो निश्चित रूप से पूरी तरह अगर प्रतिबंध लग जाती और उसका कुछ सकारात्मक अगर हम लोग बिहार के अंदर देखते, तो निश्चित रूप से वह व्यवस्था को बनाए रखने में जनसुराज भी आगे पहल करती। लेकिन उसका तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर जनसुराज यह कह रही है कि हम व्यवस्थित रूप से इस सिस्टम को फिर से करेंगे, जिसमें ऐसा नहीं है कि अराजकता फैले, नशा के माध्यम से अराजकता फैले। एक व्यवस्थित सिस्टम को हम कायम करेंगे जिसमें यह भी रहेगा, सरकार, बिहार को रेवेन्यू भी इससे आएगा, और समाज में अव्यवस्था भी न फैले। ऐसी भी हम कानून बनाएंगे, ऐसी भी व्यवस्था हम कायम करेंगे। इम्प्लीमेंट करने में बहुत देर लगता है सर, तो जनसुराज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर आप जो बोले हैं इसको व्यवस्थित करेंगे करके, आप इसके पहले आप बोले हैं सर, देखिए इससे ज्यादा व्यवस्थित करने का जरूरत है बिहार का एजुकेशन सिस्टम सर। प्रशांत जी बार बार बोलते हैं बिहार में जितना शिक्षा बिगड़े हुए हैं जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है, बहुत गिर चुके हैं। जहाँ स्कूल है वहां बच्चे नहीं है, वहां जहाँ बच्चे हैं वहां स्कूल नहीं है करके प्रशांत जी बोलते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर का एजुकेशन मॉडल क्या होगा सर? बिहार के अंदर स्कूल की जो व्यवस्था है उसमें दो तरह के से हम लोग देखते हैं। एक तो कि बुनियादी व्यवस्था क्या है, स्ट्रक्चरल व्यवस्था क्या है। और जब स्ट्रक्चरल व्यवस्था और वह किसको करना है, सरकार को करना है। जब स्ट्रक्चरल व्यवस्था हो जाती है तो शैक्षणिक व्यवस्था क्या है। तो सबसे बुनियादी व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो अभी भी जो बुनियादी शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए बिहार में वह बद से बदतर है। कोई भी स्कूल में आप चले जाएंगे तो वहां न भवन आपको सही तरीके से दिखेगा, न भवन के अंदर जो बच्चों को बैठने की व्यवस्था होती है, जो वहाँ एक विद्यालय व्यवस्था होनी चाहिए, वह अनुकूल व्यवस्था आपको मिलेगा। तो एक तो यह बुनियादी व्यवस्था हुआ। जहाँ बुनियादी व्यवस्था नहीं है वहाँ आप शिक्षक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब शिक्षक भी जाके जब वो सारी कमियां वहाँ देखते हैं तो वह भी जो देना होता है वो अपना
जो शैक्षणिक योग्यता उनमें है वो पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षक की योग्यता पे कोई सवाल हम खड़ा कर सकते हैं। शिक्षक योग्य हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वैसी व्यवस्था उनको नहीं दी जा रही है जिसके कारण अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी बिहार के अंदर या भारत के अंदर PVL एक व्यवस्था लाई गई है शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में। ये PVL का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाया गया है जो पूरे भारत के अंदर चल रहा है। ये प्रोजेक्ट बिहार के अंदर भी चल रहा है। तो इसमें बच्चों को कुछ कार्य आधारित जो है कि वहां पे गतिविधि करना पड़ता है। उसके लिए कुछ संसाधन की जरूरत पड़ता है। वहां संसाधन ही नहीं है। किसी भी विद्यालय में चले जाएंगे तो वहां संसाधन है नहीं। तो फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे इतना जो ट्रेनिंग में और बाकी चीजों में खर्च हो रहा है वो बेबुनियाद है। क्योंकि जब टीचर जाते हैं अपने विद्यालय में तो वहां कोई संसाधन है ही नहीं कि उसका इस्तेमाल कर सके। तो फिर वहां ये नियम का कोई पूरा पालन ही नहीं होता है। सही बात, बिल्कुल। तो इसी के लिए जैसा है। तो अब ये व्यवस्था हो गई जो सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है। जबकि सरकार में इतनी शक्ति है, कोई सरकार के अंदर इतनी फंड है, शिक्षा पर तो बहुत सारा खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी यह खर्च कहाँ जा रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। न शिक्षा से संबंधित लोगों के विषय में उनको समझ में आ रहा है, न शिक्षक को समझ में आ रहा है, और न विद्यार्थी तक उसका लाभ जो पहुंचना चाहिए न वो पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, गार्जियन को समझ में आ रहा है। तो यह व्यवस्था बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने एक मॉडल की घोषणा की है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक संस्था बनाई जाएगी, स्कूली संस्था बनाई जाएगी जो इंटरनेशनल स्तर का होगा, और उसमें वह सारी व्यवस्थाएं होगी जो बुनियादी शिक्षा के लिए जरूरी है, अहम है, आवश्यक है। वो सारी व्यवस्था वहां की जाएगी। और आवासीय विद्यालय होगा, उसमें जो है कि बच्चों को रह के वो सारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था करने की जो है कि हम लोगों का एक अभियान में भी बोला जा रहा है, और एक योजना बन के तैयार है कि जैसे ही जन स्वराज आएगी उसके बाद इस अभियान पे काम किया जाएगा। इस अभियान पे काम किया जाएगा। सर, आपने बहुत सारे सवाल पे जवाब दिए सर। एक लास्ट पॉलिटिकल सवाल पूछ के हम इसमें विराम लेंगे। जी सर, अभी राजद का एक विचारधारा है, प्रशांत किशोर का, जन स्वराज का विचारधारा है। ये दोनों में फर्क क्या है, और आगे जाके प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी जी में कौन बेहतर बिहार का आइडियोलॉजी, विजन के बारे में कौन बिहार को आगे जाके बेहतर बना सकते हैं? तेजस्वी जी और प्रशांत जी के बीच में कौन बेहतर बिहार को डेवलप कर सकते हैं सर, आपको ओपिनियन है? जी, तो राजद का जो सरकार है वो तो बिहार की जनता लगभग कई सालों तक देखा है। उनका बुनियाद जिस तरह से तैयार हुआ है उसी बुनियाद पे तेजस्वी यादव भी अपना चाहते हैं कि हम अपनी राजनीति करें। तो जब बुनियाद ही खोखला है, बुनियाद ही मजबूत है, तो उस पर क्या वो बड़ा महल बना पाएंगे? राजनीति जो है कि वह नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से बिहार की जनता यह जानती है कि वह राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद कमजोर है। और जिन लोगों को वह साथ में लेके चल रहे थे वो लोग भी उनका साथ अब छोड़ रहे हैं। तो लालू जी का समय अलग था। लोग, बिहार के लोग आप जानते हैं कि भावुकता में ज्यादा वो विश्वास करते हैं, और भावुकता के आधार पे वह अपने मत का भी प्रयोग करते थे। लेकिन अब बिहार की जनता जागरूक हो गए हैं और अपने विकास के प्रति वह ज्यादा चिंतनशील हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अब लगता है कि जो पहले राजद के साथ जो लोग थे अब वह राजद के साथ नहीं है, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है कि बिहार का विकास करना है तो सबसे पहले इन दलों को हमको छोड़ना होगा। दूसरी तरफ आपका सवाल था कि प्रशांत किशोर जी की भूमिका क्या रहेगी आगे। तो प्रशांत किशोर जी एक नया विकल्प लेकर बिहार के अंदर आए हैं, और बिहार के जनता में जन स्वराज के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, प्रशांत किशोर जी भविष्य में वह निश्चित उस आस्था और विश्वास को बनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि देखते हैं कि प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, और लगभग अभी जो इनका जन स्वराज का जो सत्ता अभियान चल रहा है उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रत्यक्ष जो है कि सदस्य जन स्वराज से जुड़ गए हैं। तो जुड़े हुए हैं, तो इतने लोग अगर जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं
तो निश्चित रूप से उनका एक विश्वास है, उनकी एक आस्था है जन स्वराज के विषय में, और आशा है कि भविष्य में जो अभी तक बिहार में नहीं हो पाया है वो प्रशांत किशोर जी के माध्यम से, जन स्वराज के माध्यम से वह व्यवस्था बिहार के अंदर स्थापित होगा। सर सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा। सर आप मतलब इसके पहले प्रशांत जी बार बार बोलते थे कि हम गांधी का जो विचारधारा वाला कांग्रेस है उसको स्थापित करेंगे। जी। गांधी का विचारधारा वाला जो कांग्रेस है उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते थे इंडियन का मिडिल क्लास, इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो निभाते थे। यहाँ बिहार में हम लोग देखते हैं, बिहार में मिडिल क्लास बहुत कम है। आपको ऊपर क्लास है, हायर क्लास है, आपको लोअर क्लास है, ज्यादातर परसेंट लोअर क्लास में है। मिडिल क्लास को जन स्वराज का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब कैसे उसके लिए उपलब्धि होगा यूज करने से, जन स्वराज का प्लेटफॉर्म वो यूज करने से? मान के चलिए आप हैं, आप यूज करने से आपको क्या फायदा होगा, एक बार बताइए दर्शकों। तो आपने पहला प्रश्न यह किया कि गांधी जी के समय जो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें भी मध्यम वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा थी काफी। आप देखेंगे कि वकील, डॉक्टर, जो इस स्तर के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा हुआ करती थी। वकील बहुत सारे संख्या में जो है कि एडवोकेट उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है कि शामिल होते थे। विश्व के कई जो क्रांति हुए, कई आंदोलन हुए, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा योगदान जो है वह मध्यम वर्ग का रहा। जैसे फ्रांस की क्रांति को देख लें, अमेरिकन क्रांति को देख लें, या कहीं भी विश्व के किसी भी जगह पे आप क्रांति जो आप देख रहे हैं इतिहास के अंदर, उसमें मध्यम वर्गों का योगदान सबसे अधिक रहा है। मध्यम वर्गों का योगदान फिर क्यों रहा ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि हमेशा समाज में मध्यम वर्ग अपने जीवन यापन करने के साथ साथ उनके समाज के प्रति एक जागरूकता हमेशा से बनी रही है। वही स्थिति वर्तमान में भी देख रहे हैं कि प्रशांत जी के साथ मध्यम वर्ग के लोग काफी अधिक जुड़ रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि मध्यम वर्गों के बीच एक चिंतन की अब जो अवस्था है, चिंतन की जो स्तर है, उसमें वह हमेशा जो है कि निराशाजनक स्थिति में रहे। ये पिछले लगभग 30-35 सालों में निराशाजनक स्थिति में रहे हैं कि बिहार का विकास जिस तरह से होनी चाहिए और जो शैक्षणिक स्तर मध्यम वर्गों का रहा है बिहार के अंदर, वह स्तर में जो उनको स्थान मिलना चाहिए बिहार के अंदर, रोजगार के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे जो स्थान मिलना चाहिए था, वह उनको नहीं मिल पाया। तो ये असंतुष्टि लगभग 30-35 सालों से बनी हुई है। तो इसके कारण जो है कि मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा जन स्वराज से आशान्वित हैं और ज्यादा जुड़ रहे हैं। इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जन स्वराज जो है कि हमारे हित के लिए काम करेगी। सर आप एक शिक्षक है, मार्ग निर्देशक है, बिहार के युवा को आप एक बार मैसेज के रूप में आप जो कहना चाहते हैं कहिए, और जन स्वराज में उन लोगों को इनवाइट भी कीजिए सर, कैमरा के देख के बिहार के युवा को एड्रेस कीजिए। जन स्वराज में अभी युवाओं के लिए बहुत सारी जो है कि संकल्पनाएं स्थापित हो रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे युवा जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं। जो युवा अभी तक जन स्वराज के साथ नहीं जुड़े हैं या जो जन स्वराज की संकल्पनाओं को नहीं समझ पाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया जन स्वराज की संकल्पनाओं को समझें, जन स्वराज से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आगे का जो बिहार का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, वह जन स्वराज के साथ ही है। तो अगले 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है। इससे पहले जितने भी युवा हैं बिहार के, वह जन स्वराज अभियान से जुड़े, जन स्वराज संगठन की संकल्पनाओं को समझें और इसको स्वीकार करें, और 2 अक्टूबर को जो पार्टी का गठन हो रहा है उसमें अपनी सहभागी बने और बिहार के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए संकल्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शेखर जी, आप हमारे शो में आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत आभार हूँ मैं जी। सर यही है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और हमारी तरफ से सभी जन स्वराजियों को फिर से एक बार नमस्कार, नमन। ये है मेरा इंटरव्यू प्रशांत शेखर जी के साथ। एक प्रोफेसर है और हम बहुत सारे सवाल प्रशांत शेखर जी से जानने का प्रयास किए और सवाल भी पूछे थे, उन्होंने अपना आंसर भी दिए थे। आप इस तरीका का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रशांत शेखर जी का जर्नी के बारे में आप ये वीडियो को लाइक कीजिए ताकि प्रशांत जी को भी ये हौसला बुलंद हो और जन स्वराज में ये भी अपना जिम्मेदारी निभाए
और यही है मेरा इंटरव्यू। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार जाने के पहले एक बार बिहार के सम्मान के लिए नारा लगा के जाते हैं। आप अगर नारा लगाना चाहते हो तो मेरा इस वीडियो पर जय बिहार करके कमेंट लिखिए, हम यहाँ से बुलंद से नारा लगाएंगे। एक बार मैं जय जय बिहार बोलूंगा, आप दो बार जय बिहार बोलना सर। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम।